एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज का 2 जनवरी 2023 का डेली न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा देरी से पोस्ट कर रही हूँ। सो आज की शुरुआत करते हैं पिक्चर ऑफ द डे से। पिक्चर ऑफ द डे में आज मुझे बहुत ही अच्छी इमेज मिली आपसे शेयर करने के लिए, विच इज भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल। और ये 1818 की बैटल पे डेडिकेटेड है बिटवीन महार सोल्जर्स और पेशवा फोर्सेस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बारे में है। और इसका ये 205वां एनिवर्सरी थी और इसके लिए ट्रिब्यूट है। और इसके अलावा जो हमारा कल फर्स्ट जनवरी का न्यू ईयर के ओकेजन पे बहुत सारी भीड़ वहां पे गई, और इस वजह से पिक्चर ऑफ द डे पिक्चर मुझे मिली द हिंदू से, मुझे लगता है कि पिक्चर ऑफ द डे है, तो मैंने आपसे शेयर करी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हेडलाइंस में हम देखेंगे आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत हुई है प्रिजनर्स को फ्री करने के लिए, उसके बारे में है। फिर इंडिया ऑस्ट्रिया के बीच में जो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया, उसके बारे में है। तीसरी है अनएम्प्लॉयमेंट 8.3% से बढ़ा, उसके बारे में क्या न्यूज है। देन डीलिमिटेशन और एनआरसी के लिए कुछ कहा गया है असम में। पांचवी न्यूज है सेंटर स्टेट टू जॉइन हैंड्स टू प्रमोट मिलेट्स कंजम्पशन, इसके बारे में एक न्यूज है। और देन गवर्नमेंट रिबफ्स कॉल टू सस्पेंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। और नीचे की दो इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, जो आरबीआई ने डिजिटल री एप्लीकेशंस की बात बोली है पायलट प्रोजेक्ट्स में, वो देखते हैं क्या है। इसके साथ साथ ब्लॉकचेन का कैसे हम यूज कर सकते हैं फार्म एक्सपोर्ट में, उसके बारे में समझेंगे। नाउ फर्स्ट हेडलाइन इज फॉर इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान टू फ्री प्रिजनर्स। इसमें इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान को कहा है कि हमारे जो प्रिजनर्स आपके साथ हैं उसको हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो हमारे प्रिजनर्स हमारे जो देशवासी हैं वो वहां पे हैं, उनके देशवासी हमारे साथ जो बंद हैं उनकी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंगली जब जैसे उनका स्टेटस क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान से, हम उसे शेयर कर सकते हैं। और ये जो बातचीत हुई है 2008 अग्रीमेंट के हिसाब से हुई है, जिसमें काउंसलर्स को एक्सेस होता है 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन प्रिजनर्स को एक्सचेज करने का, एवरी ईयर मीन्स हर साल। तो ये 2008 का अग्रीमेंट है, उसके हिसाब से ये होता है। और इन द मिनिस्ट्री सेड द इंडियन साइड हैड सॉट इमीडिएट काउंसलर एक्सेस टू द रिमेनिंग 30 फिशरमैन, जो 30 हमारे फिशरमैन है, 22 सिविलियन वहां पे बंद है, उनको एक्सचेंज करने की बात है। इमीडिएट इफेक्ट से उन्होंने काउंसलर एक्सेस मांगा है, और जिससे वो कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं उनको। इसके साथ साथ दिल्ली ने भी 339 पाकिस्तानी सिविलियंस की लिस्ट पेश की, 95 पाकिस्तानी फिशरमैन है। और पाकिस्तान वाज आल्सो आस्क्ड टू कंफर्म नेशनैलिटी स्टेटस ऑफ 71 पाकिस्तानी। पहले उनको प्रूव भी करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ही है, जैसे इनका स्टेटस क्लियर हो जाएगा उनको हम शेयर करने के लिए आगे प्रोसीडिंग होगी। एंड हुज रिपार्टिशन इज पेंडिंग, अभी इनका जो एक्सचेंज रिपार्टिशन है वो पेंडिंग है, और जैसे जैसे उनसे डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। हमारे लिए जीएसटी के एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। इवन देन इंडियन मैरिटाइम सिक्योरिटीज को लेकर भी, फिशरमैन की बात हुई है तो मैरिटाइम सिक्योरिटीज को लेकर भी ये चीज हम आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में। उसके साथ हमने लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी शेयर किया गया। द टू साइड्स आल्सो एक्सचेंज लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। क्यों? क्योंकि 1988 के पैक्ट में ऐसा लिखा गया है कि प्रिवेंटिंग अटैक्स टारगेटिंग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इन ईच अदर्स टेरिटरी, दोनों की टेरिटरी में जहां जहां पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वहां पे अटैक की मनाही है इस पैक्ट के हिसाब से। Now, the exchange of the list took place under the provisions of agreement on the prohibition of attack against nuclear installations and facilities. The ministry said it was done simultaneously through diplomatic channels के थ्रू ही होगा इंडिया और न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच। The exchange of list came and continuing strain and ties between the two countries over the Kashmir issue. मतलब अभी जो ये एक्सचेंज लिस्ट आई है ये कंटिन्यू करेगी उन स्ट्रेन का मतलब होता है जो इफेक्ट हुए, जो इम्पैक्ट हुए इन टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज ओवर द कश्मीर इशू एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए। मैंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के ये जो पैक्ट है हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन कितना इफेक्टिव है दोनों देशों को लेकर के, तो जहां पे आप इंटरनेशनल अफेयर्स की फाइल्स बनाते हैं, जहां नोट्स लिखते हैं देशों को लेकर, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया सॉरी, आप याद रखिए कि इंटरनेशनल अफेयर्स की आप अलग से नोटिफिकेशन या नोट्स बनाइए, क्योंकि जो ये न्यूज आती है इसका सिग्निफिकेंस है क्या, आप एक साथ तो सब कुछ याद नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप न्यूज को आपको लगता है रिलेवेंट है आपके लिए,
तुरंत उसको नोट डाउन करिए कि आज की डेट का ये अपडेट है। अगर ऐसे आप नोट मेकिंग करेंगे तो आपको मेंस राइटिंग में हेल्प मिलेगी और आपकी जो माइंड मैपिंग है वो भी सही रहेगी कि कब क्या क्या हुआ आपको याद रहेगा। अच्छा, सो जीएस3 के लिए मुझे लगता है कि जीएस3 के लिए ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ सेकंड हेडिंग इज इंडिया एंड ऑस्ट्रिया। फिर से दो देशों की बात हो रही है, इंटरनेशनल अफेयर्स में काउंट होगा। इंडिया एंड ऑस्ट्रिया टू साइन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट। माइग्रेशन मतलब जो हमारे लोग यहां से वहां जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, और मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। ओके, शोर अप टाइज। सो अकॉर्ड विल हेल्प दिस अकॉर्ड विल हेल्प कॉम्बैट द राइज इन इलीगल माइग्रेशन। किसके बीच? इंडिया ऑस्ट्रिया के बीच जो लीगल माइग्रेशन है फ्रॉम इंडिया उसको कम करने में हेल्प करेगा। ऑस्ट्रेलिया जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर ने बोला, और उन्होंने G20 प्रेसिडेंसी और जो यूक्रेन की सिचुएशन है उसके बारे में भी बात करी। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ सिमिलर मोबिलिटी अग्रीमेंट विद फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड फिनलैंड, इंडिया विल साइन। क्लोज ऑन द हील्स मतलब अपने टोज पे खड़े होकर सिमिलर मोबिलिटी एग्रीमेंट्स, ऐसे ही मोबिलिटी एग्रीमेंट्स हम साइन करना चाह रहे हैं। किसके साथ? फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड फिनलैंड। इंडिया विल साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट MMPA विद ऑस्ट्रिया ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को साइन हुआ। नाउ विल साइन लिखा है, विल तो पुरानी न्यूज इसलिए विल लिखा हुआ है, आज तो हमारा मंडे हो ही गया। सो ड्यूरिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर विजिट टू वियना, उन्होंने विजिट किया और ये वहां पे साइन हुआ। तो ये ये अग्रीमेंट है MMPA। इस तरह के अग्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मेंस में क्रिएट होते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के। और जहां पे भी आप, जैसे मैंने कहा, आप कंट्री वाइज जो आप नोटिफिकेशन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, बनाने चाहिए ऐसे ही, वहां पे इन ट्रीटीज को आप लिखते जा सकते हैं, किसके साथ कौन सी ट्रीटी है, कब किसको यूज करना है। कभी कोई मुद्दा बड़ा बन जाता है, कभी छोटा जाता है, उसलिए आप उस केस में आपको ये ट्रीटी हेल्प करेंगी। ऐसे इंडिविजुअली तो आपको प्री में पूछा जा सकता है, पर मेंस में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? यही सिग्निफिकेंस है। नाउ व्हाइल इंडिया हैज बीन कीन टू फाइनलाइज दीज एग्रीमेंट विद यूरोपियन कंट्रीज एज अ स्टेपिंग स्टोन, बहुत ही स्टेपिंग का मतलब पहला स्टेप वाला स्टोन, टू रिजॉल्विंग इश्यूज ओवर द लॉन्ग पेंडिंग इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड फैसिलिटेटिंग इंडियन प्रोफेशनल्स वर्किंग इन दीज कंट्रीज। और ये मोबिलिटी इश्यूज को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर माइग्रेशन इश्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे जो इंडियंस जो बाहर देशों में काम करने जाते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प होगी। क्योंकि डेफिनेटली अगर हमारे देश के लोग वहां काम करते हैं तो उनके लिए जो भी अगर ट्रीटी है तो उनके लिए किसी भी इश्यू को रिजॉल्व करना आसान हो जाता है दो देशों के बीच। Now the European countries also see them as a way to curb illegal immigration from India. ठीक है, समझ में आ गया। Now point of discussion, और क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे, उसको डिस्कशंस क्या क्या थे जिसमें हमको समझना है कि हमारे लिए मेंस प्रिपरेशन में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। जिसमें पहला था रशिया वॉर को लेकर के उन्होंने डिस्कशन किया कि इंडिया की पोजीशन क्या है और क्या क्या रेमिफिकेशंस, क्या क्या चेंजेस उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी में हम देख सकते हैं या इंडिया कर सकता है, उसके बारे में बात हुई। उसके साथ साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में उन्होंने बात करी। तो मैंने इस चीज को यहाँ इसलिए लेके चल रही हूँ कि आप इन सब चीजों को अपनी प्रिपरेशन में ऐड कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है IAEA, क्या चीज है? ठीक है, ये कौन सी एजेंसी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कब क्रिएट हुई और इंडिया की स्ट्रेटेजी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उन्होंने एनर्जी को डिस्कस किया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी आप नोटिफिकेशन में, जैसे आप टर्म लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए, उनके फीचर्स को लिख लीजिए, तो आपको हमेशा तैयारी में हेल्प मिलेगी। ये मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन इस आर्टिकल में तैयारी करने का यही तरीका है कि लोग तैयारी कैसे करें, क्या मैम शुरू कहां से करें, शुरू यहीं से करिए। नाउ द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान की न्यूक्लियर इशू को लेकर के है, कि उनका जो असेसमेंट है, IAS असेसमेंट का मतलब होता है, ये वो संस्था है जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो किसी भी कंट्री में न्यूक्लियर एक्सपेंशन के ऊपर अपने असेसमेंट देती है, उसको रोकने का राइट रखती है। और इसका एनर्जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से बहुत ही पॉलिटिकल पोजिशनिंग है, ऐसा कहना चाहिए। नाउ जो GCPOA, ये नया टर्म आपके लिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, GCPOA ये टर्म है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ईरान की पॉलिटिक्स में अभी तक क्या क्या हुआ है, इन सबको आप लिख करके इस ऑस्ट्रिया के ही डिस्कशन में आगे लिख लीजिए, और जब भी नेक्स्ट कोई चीज आए इंटरनेशनल अफेयर में, उसको आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैंने आज का होमवर्क दिया। होमवर्क भी लेना चाहिए, सिर्फ क्लास वर्क नहीं, होमवर्क भी होना चाहिए। ऑलराइट,
नाउ हेडिंग नंबर 3 इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 8.3%। जैसे कि मैंने भी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स में, और चैप्टर नंबर 3 है हमारी पॉवर्टी के बारे में। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इशू है हमारे देश में। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही चाहिए आपको तो लोगों को पहले नौकरी आपको देनी पड़ेगी। उनका सोशल लेवल जो आपका है, सोशल लेवल उनको आपका ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब कोई जॉब करेगा तभी तो आप अपने देश में डेवलपमेंट में सपोर्ट बन सकता है। ये चैप्टर 1 में ही कहा गया है एनसीईआरटी में। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? जब आप उसको एजुकेशन देंगे, जब आप उसको स्किल देंगे, जब आप उसको फूड सिक्योरिटी देंगे, जब आप ये सब चीजें देंगे तब वो कहीं जाकर के कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। उसके साथ साथ एजुकेशन अगर आप देंगे तो वो कहीं जाके एम्प्लॉय नौकरी करने के लिए लायबल बनेगा, नौकरी कर सकता है। लेकिन जब हम उसको नौकरी नहीं दे पाएंगे, 8.3% जो हमारा बढ़ गया है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, वो कैपिटल नहीं बनेगा, वो एक लाइबिलिटी बनेगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है किसी देश की जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड वहां के रहने वाले लोग, जो जितना देश जवान है, जवान कैसे माना जाता है? जहाँ की जब उनकी जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की है, जिसमें इंडिया भी आता है। तो इसलिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो एक बड़ा इशू है, एक बहुत बेसिक बड़ा इशू है हम सबके लिए। सो न्यूज क्या है कि इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 8.3% इन डिसम्बर, द हाइएस्ट इन 16 months from 8% in the previous month. Data from CMIE, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में इसको बताया था कि CMIE क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आप उसको रेफर कर सकते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक प्राइवेट संस्था है जो डेटा देती है। कोर सेक्टर के लिए भी डेटा दिया था इसने, और अब यहाँ ये डेटा भी हमें सीएमआई ही दे रही है। इस पे प्रीवियस क्वेश्चन क्रिएट हुआ है कि सीएमआई क्या है। मेंस के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन जरूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे बाधक है। सिंपल सा स्ट्रेट क्वेश्चन है। नाउ इसकी डेटा में जाते हैं कि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 10.9% दिसंबर। ये हमारा डेटा है, आप डेटा लिख सकते हैं। डेटा का इतना सिग्निफिकेंस मेंस में नहीं होता है कि आपकी, मैंने कहा है कि डेटा थोड़ा कम लिख दीजिए, पर आपका जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के बारे में वो जरूरी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। Point number 4 or heading number 4, delimitation can provide safeguards in Assam that NRC could not. जो हिमंता शर्मा है, सो उन्होंने ये बात बोली है। The process of delimitation can provide the safeguards that access to update the National Register of Citizen. NRC क्या है इसको समझना जरूरी है। The process of delimitation can provide, delimitation provide कर सकता है safeguard that the exercise to update NRC could not, जो एनआरसी नहीं कर सकता। ऐसा क्या खास है फिर इसमें? ये हमारे लिए सवाल है। मेंस की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि एनआरसी नहीं कर सकता और डिलिमिटेशन कर सकता है। ऐसी क्या चीज इंपॉर्टेंट एनआरसी में नहीं है? ना असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा said on Sunday, उन्होंने कहा है, but he was critical of the criterion of delimiting assembly constituency। अभी असम की जो को डिलिमिट किया गया है वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, उसका आधार क्या होता है? पॉपुलेशन, which he said was akin to punishing those who abide by the government's two child policy। जिन्होंने इसको पॉलिटिकल वे में बोला है कि जो टू चाइल्ड पॉलिसी को प्रमोट करते हैं उनके हिसाब से ये आसाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो डिलिमिट किया गया वो बेटर है देन एनआरसी, क्योंकि जो वो सोचते हैं कि एनआरसी को जो का मुद्दा है वो पॉलिटिकल स्टेप है। ठीक है, पर वो हमारे लिए मुद्दा नहीं, क्योंकि हम उसमें नहीं पढ़ सकते। एंड रिवॉर्डिंग दोज हु डिसरिगार्ड दिस पॉलिसी टू प्रोड्यूस 12 चिल्ड्रन। सो इस पे नहीं जाते। हमें समझना क्या है कि एनआरसी का सिग्निफिकेंस क्या है और डिलिमिटिंग क्या है जो इलेक्शन कमीशन की है। The NRC was unsuccessful and the Assam Accord did not live to the expectation। ठीक है, delimitation for redrawing assembly by constituencies can be one exercise through which can safeguard the future of Assam। तो उन्होंने बोला कि जो डिलिमिटेशन है ये आसाम के लिए बेटर है, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है, और वहां के जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उसके लिए डिलिमिटिंग सही है, पर एनआरसी सही नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेंशन हुआ है असम अकॉर्ड। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे नागा अकॉर्ड को डिस्कस किया था जब मणिपुर से जो पैक्ट अभी साइन हुआ, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। उसी तरह ये असम अकॉर्ड भी है, जिसपे मैं फिर कभी एक वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगी या फिर एक पूरा टॉपिक इस पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए असम अकॉर्ड पे नहीं जाते, पर
एनआरसी का सिग्निफिकेंस समझना आपको जरूरी है और डिलिमिटिंग समझना भी जरूरी है। Now, what is the delimitation of constituency? Boundary delimitation or simply delimitation is a drawing of boundaries. Boundaries को draw करना है किसी state की, particularly of electoral precinct में कि कहाँ पे चुनाव हो सकते हैं, कहाँ ballot box लग सकते हैं, states counting state counties or other municipalities. ठीक है, in the context of election it can call redistribution and is used to prevent unbalance of population across district. तो जो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है और वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अपना इलेक्टोरल प्रिसिंक्ट और बाउंड्रीज को तय करते हैं। तो इसीलिए असम को भी डिलिमिट किया गया है क्योंकि उनकी जो टेरिटोरियल लिमिट को अब इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिट किया है। फिलहाल के लिए तो समझते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है और रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं ताकि वो पॉपुलेशन का जो अनबैलेंस है, जो बैलेंस नहीं है, उसको ठीक कर सके। ये काम है इलेक्शन कमीशन का और इसे कहते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाउ एनआरसी क्या है? एनआरसी में आपको जिससे बता रही हूं उसका डिटेल काफी लंबा है। सो द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस इज द रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स ऑफ इंडियन सिटीजंस। ठीक है, जो इंडियंस है सिर्फ उनका ही नाम रजिस्टर में हो सकता है, कंटेनिंग। ठीक है, द ओनली टाइम दैट द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस वाज प्रिपेयर्ड वाज इन 1951 when after conduct of the census of 1951 the NRC was prepared by recording particulars of all the persons enumerated during that census। ठीक है, उसके बाद इसको दोबारा भी बनाने का एक मुद्दा उठा था, बहुत इसके ऊपर बहस हुई और फिलहाल इसके ऊपर कोई जो नई लिस्टिंग नहीं आई है इस बहस के चलते, जैसे जो उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 या हेडिंग नंबर 5, सेंटर स्टेट्स टू जॉइन हैंड्स टू प्रमोट मिलेट्स कंजम्पशन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट विल सेलिब्रेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन जनवरी में जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को बोलते हैं बाजरा, तो उसका ईयर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मिजोरम एंड राजस्थान। ठीक है, इन स्टेट्स के साथ। In an effort to promote cultivation and consumption of millets on a larger scale, the union government, with the help of various states and Indian embassies around the globe, has launched the International Year of Millets on Sunday. Union ministries, states, and Indian embassies have been allocated a focus month each in 2023 to promote millets. In January, Union Ministry of Sports and Youth Affairs and the Chhattisgarh, Mizoram, and Rajasthan governments will conduct IYM events and activities। मेंस पे क्वेश्चन इस पे बन सकता है, प्री में भी बन सकता है, जिसपे IYM का सिग्निफिकेंस क्या है। और सीधे आप ऐसे मानिए कि अभी कल के आर्टिकल में डिस्कस हुआ था कि हमारे पास वीट का जो है प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है और जो राइस भी है, जो क्योंकि फ्री फूड ग्रेन्स में जो पॉलिसी हम एनएफएसए के तहत गवर्नमेंट लेके आ रही है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को स्टॉप कर रही है, उसमें बात कही गई कि वीट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट किससे करोगे आप? बाजरा से कर सकते हो, राइट, मिलेट से कर सकते हो। और स्पेशली आप देखो कहाँ कह रहे हैं ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान। इसके आगे आर्टिकल में समझेंगे। तो अगर हमारे पास वीट की कमी है तो हम स्टेट से कह सकते हैं कि आप मिलेट्स को प्रमोट करिए, तो ये एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास अगर गेहूं की मात्रा नहीं होगी, प्रोडक्शन कम है, तो हम फ्री फूड ग्रेन देंगे क्या? और जिन स्टेट्स में राइस खाया जाता है उनको आप क्या दे सकते हो? तो बाजरा कैन बी यूज्ड as a substitute। आगे देखते हैं। Now, the sports ministry has planned 15 activities over 15 days in January, which include engaging sports person, nutritionists, and fitness experts through video messages, conducting webinars on millets with leading nutritionists, dietitians, and elite athletes, promotion application through Fit India app, and so on, the government said in a release. The Food Processing Industries Ministry will organize millet fair cum exhibitions in Andhra Pradesh में, बिहार में, मध्य प्रदेश में this month, and the Food Safety and Standard Authority of India will organize Eat Right मेलाज in Punjab, Kerala and Tamil Nadu। मतलब इन सब स्टेट्स में हम इस बात का अवेयरनेस फैलाएंगे कि
बाजरे को उगाइए, बाजरे को आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, डेफिनेटली आप उसको कंज्यूम भी कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इन्वायरमेंटल बेसिस में अगर हम किसी देश में, किसी स्टेट में चावल उगाया जाता है, वहां अगर हम बाजरा उगाने लग जाएंगे, मिलेट्स को उगाएंगे, तो वहां की जमीन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका इसका प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, क्या इसमें पानी ज्यादा लगता है, क्या इसमें खाद ज्यादा लगती है, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर इसको प्रमोट किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, बिहार, मध्य प्रदेश में, और यहाँ आप देखते हैं कि जिन स्टेट्स में ऑलरेडी चावल खाया जाता है, तो क्या वहां बाजरा को उगाने से कोई फायदा मिल सकता है? तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं मेंस में, फिर सोचते हैं कि ये सवाल कहाँ से आया। ये इंपॉर्टेंट है, ये IYM जो भी शुरू हुआ है इसका, और फिट इंडिया ऐप में इसको आप न्यूट्रिशनिस्ट मिलेंगे, डाइटिशियंस मिलेंगे, इसको प्रमोट किया जाएगा। तो इस ऐप का सिग्निफिकेंस भी आप मेंस पर्पज से क्रिएट कर सकते हैं। GS1 एंड ऑफ कोर्स GS3। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट रिबर्व्स कॉल टू सस्पेंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022। और रिबर्व का मतलब होता है किनारे कर दिया, मना कर दिया, स्वीकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को जो है हटाने के लिए, उन्होंने कहा, किसने कहा था समझते हैं, उसको सस्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सस्पेंड नहीं करेंगे। रिबर्व का मतलब अस्वीकार करना, कि आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट्स को हटा दीजिए, तो गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं हटाएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि इन्होंने सब हेडिंग क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नॉट डाइल्यूटेड, गवर्नमेंट टू ट्राइबल कमीशन, triggering a confrontation at the top. Union Environment and Forest Ministry has rebuffed the National Commission for Scheduled Tribes. National Commission for Scheduled Tribes. Demand for suspension of the Forest Conservation Rules 2022, arguing they do not dilute the Forest Right Action 2006 as concluded by the Tribal Panel. ट्राइबल पैनल ने कहा कि आप कंजर्वेशन राइट्स को सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट्स को नहीं डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का बनाना। तो वो कह रहे थे कि आर्ग्यूइंग दैट दे डू नॉट डाइल्यूट, हल्का नहीं करते हैं इसको, आप उसको हटा दीजिए, इस कंजर्वेशन को हटा दीजिए, इस रूल को हटा दीजिए, क्योंकि FCRA को, सॉरी माय मिस्टेक, FRA को हल्का नहीं बनाते हैं। तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा? यूनियन फॉरेन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव has learned to have written to NCST chairman Harsh Chauhan, reiterating the government's clarification issued when the controversies broke down in the wake of the promulgation of FC rules 2022 FCR। तो हमारे सवाल है कि FCR क्या होता है। सबसे पहले FCR का सिग्निफिकेंस क्या है, मेंस में क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, नाउ कि FCR क्या है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स क्या चीज है, और ट्राइबल कमीशन ने इसको हटाने के लिए क्यों बोला। इन अ सीरियस डेवलपमेंट एज रिपोर्टेड बाय TOI on October 20, the NCST chair had in a letter to Yadav argued that FCR will have serious impact on the rights of tribal and forest dwellers which are accorded the primary in the FRA। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्यों मना करा, इसको समझते हैं कि the key argument of NCST was that FCR have done away with the consent clause। consent clause क्या होता है कि ग्राम पंचायत से परमिशन लीजिए, अगर आपको जंगल पे किसी जमीन पर कुछ बनाना है या कब्जा करना है, अंडर कंट्रोल लेना है, तो आप कंसेंट लीजिए ग्राम पंचायत से। ये उसका क्लॉज है, किसका? FCR का। आगे समझेंगे ना। प्रोवाइडेड इन द FC रूल्स 2014-17, द क्लॉज ऑपरेशनलाइजेज द रिक्वायरमेंट अंडर द FRA दैट अथॉरिटी शुड रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट राइट्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब रहने वाले, and also obtain the approval of Gram Sabha, जैसे मैंने कहा, before sending the proposal for diversion of forest land for stage 1 clearance। ठीक है, क्लियरेंस के पहले, स्टेज 1 क्लियरेंस के पहले आप जानते होंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कि जमीन पे फैक्ट्री बनाना, जमीन को हथियाना, उस पर कुछ बनाने के उसको डेवलपमेंट करके चक्कर में बहुत सारी जमीन जो जहां पे पुराने ट्राइबल एरियाज हैं, उनसे हथियाने के चक्कर में बहुत बहस झगड़ा हो चुका, सालों से चल रहा है। तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में है। नाउ बिसाइड्स द NCST आल्सो मेड अदर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन अबाउट द FCR व्हाइल सीकिंग दैट दे बी पुट इन अबेयंस। ठीक है, उनको नहीं माना जा रहा है, इसलिए उसको उन्होंने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया ट्राइबल कमीशन ने। नाउ इट इज लर्न दैट मिनिस्टर यादव has countered the criticism in a letter of Chauhan about the removal of consent clause। उन्होंने कहा था कि इस consent clause को हटाने के ऊपर criticism दिया, उन्होंने हटाने की बात कही थी और इस पे criticism दिया गया। Sources said Yadav has argued that Rule 96B2 specifies that state will release the order for diversion of forest land after the realization of all provisions under FRA।
The ministry also reportedly also stressed that FCR do not impede the operations of law which provide for the consent of ग्राम सभा, कि FCR इस बारे में बात नहीं करता कि हमें ग्राम सभा से कंसेंट लेनी चाहिए, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ उसमें ये नहीं करता, इंपीड नहीं करता. लाइक द राइट टू फेयर कंजम्पशन, कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट. ये एक बड़ा एक्ट है जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस एक्ट में भी ये बात नहीं है और ये एफसीआर भी इस बात को इंपेड नहीं करता. ठीक है, तो अब समझते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स क्या हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स कंपाइल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट which will allow private developers to clear forest without first seeking the permission of the forest dwellers. This is consent clause. ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है. Now, due to this very reason, this activity is referred to as the end of referred to as ease of snatching of forest land. ये है forest conservation rule. Now, the Forest Right Acts क्या है 2006. 2006, the Forest Right Act 2006 recognizes the right of forest dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to forest resources on which these communities were dependent for a variety of needs including livelihood, habitation and other social cultural needs. आप समझ गए होंगे FRA क्या है और इसको डाइल्यूट करने की बात क्यों हो रही है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स क्या है और गवर्नमेंट ने क्यों मना किया. ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे. RBI plans to expand digital re-applications in future pilot projects. क्योंकि आपको याद होगा कि FTX का फ्रॉड हुआ, कहते हैं क्रिप्टो फ्रॉड, सबसे बड़ा एक्सचेंज का कोलैप्स कर गया. तो उसी के पहले गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी ई करेंसी की बात करी थी कि हम एक ई करेंसी लेकर के आएंगे. अब आरबीआई लेके आ रही है, FTX की बात नहीं हो रही है, तो उसके लिए आरबीआई अब इसको और एक्सपैंड करने की सोच रहा है, क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगता है कि अगर ई पेमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं तो क्यों ना हम लोग उसको थोड़ा एक्सपीडाइट करने की कोशिश करें अपनी करेंसी के साथ. Now, RBI plans to expand digital re-applications in future pilot projects. समझते हैं क्या है. Onboarding of more banks likely to test more use cases of the unit in subsequent phases. Use cases का मतलब जो ऑलरेडी हो चुके हैं, एक्सपीरियंस किए जा चुके हैं. The Reserve Bank of India is considering expanding the use cases of the digital rupee after it completes the ongoing pilot projects with the virtual version of the currency. जो हमारा डिजिटल रूपी का जो उनका जो प्रोजेक्ट है और उसका जो उन्होंने अपने पायलट प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है और अब वर्चुअल वर्जन के लिए वो तैयार है. The regulator is also looking to add more banks to e-rupee project to test a wider gamut of use cases. तो हमारे लिए GS3 का क्वेश्चन क्रिएट हो गया और इसके साथ साथ GS1 में भी हम इसको देख सकते हैं, डेवलपमेंट में भी आ सकता है और ये टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट में भी आप लिख सकते हो कि आरबीआई का बड़ा स्टेप है अगर वो उसको फुल फ्लेज तरीके से ले आते हैं. Now, based on the learning from the current pilot, other features and applications of e-rupee token and agriculture may be tested in future pilots. The central bank said as part of its financial stability report. The first phase has begun with 4 banks and more banks will join this pilot subsequently. ठीक है, तो e-rupee का जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए एक मेन सा क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो इसको आप अपने प्रिपरेशन में ऐड कर लीजिए. Now, in the current pilot project, use cases of person to person and person to merchant, दो तरीके से इन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट को चेक किया. तो person to person और person to merchant, मतलब मर्चेंट का मतलब जिससे आप माल खरीद रहे हैं और एक आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दो तरीके. Now, transactions as a closed user group are being tested. It will also test the robustness का मतलब होता है कितना मजबूत है वो. So, robustness of the entire process of the digital rupee creation, distribution and retail usage in real time. Mint Street का मतलब होता है, mint का मतलब जो नोट छापता है. तो Mint Street will also expand the wholesale rupee project to more wholesale transactions and cross border पेमेंट्स. ठीक है, तो ये मुझे लगा कि हम सबको समझना चाहिए कि ई रूपी क्या है, आरबीआई से क्यों लाना चाह रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है और इस पे एक प्रिपरेशन टॉपिक बनता है. नाउ, ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब सारों में से ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लाविंग न्यू फील्ड्स, ब्लॉकचेन टू बी यूज्ड टू पुश फार्म एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट एम्स टू इंसेंटिवाइज फार्मर्स टू टेक अप केमिकल फ्री प्रोसेसेस. ब्लॉकचेन का यूज हम फार्म पे कैसे कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए. सो इंडिया नेचुरली फार्मिंग कुड सून गेट टेक्नोलॉजिकल पुश
through blockchain. As the government plans to use the technology across all export driven crops, जिनको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उन फसलों के लिए, to increase the country's food shipment and incentivize farmers to take up chemical free process. ठीक है, केमिकल फ्री प्रोसेस या फिर इशू फ्री प्रोसेस आप कह सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट के लिए, और ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा GS1 का पार्ट बन गया, हमारा GS3 का पार्ट बन गया। और आप इसके अगर इसे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं और इसमें कोई बड़ा स्टेप उठाते हैं तो GS2 का पार्ट भी बन सकता है। द नीति आयोग हैज लॉन्च्ड अ पायलट, अभी पायलट ही आया इसका भी, इन कोलैबोरेशन विद द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन एप्पल फार्मिंग टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्शन व्हाइल आल्सो मॉनिटरिंग द प्रोड्यूस अक्रॉस द इंटायर स्टोरेज एंड सप्लाई चेन। वो कह रहे हैं कि हम ब्लॉकचेन का यूज करेंगे। Lack of quality produce and traceability has hampered India's food export. इन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, apart from the disincentivizing growers. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ब्रिज द गैप, और जो हमारी जो ट्रेसेबिलिटी हैम्पर होती है, जो चीजों को सही जगह पहुंचने में दिक्कत आती है, ब्लॉकचेन उसमें हेल्प कर सकती है। बाय रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एट एवरी स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, a blockchain helps remove redundant process, ensure quality control and monitor storage conditions, the official added. अब समझते हैं कि पहले समझ लें कि ब्लॉकचेन है क्या। अब ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पब्लिक डिजिटल लेजर, दैट इज लेजर है, एक खाता बनाने के जैसा, एक अकाउंटेंसी समझ लीजिए कि आपने उसमें लिख लिया और वो बिना किसी स्पेसिफिक की के खुल नहीं सकता, लिख गया तो लिख गया। नाउ इज डिसेंट्रलाइज, मतलब एक जगह सेंट्रलाइज नहीं, कई जगह डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पब्लिक डिजिटल लेजर है, ये पब्लिक का डिजिटल लेजर है ब्लॉकचेन, दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स सो दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड रेट्रोएक्टिवली। ठीक है, रेट्रो का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक स्पेस से उसको बदलना, वो बदल नहीं सकते, विदाउट द ऑल्टरेशन ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स एंड द कंसेंसस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, ये चलते हैं। नाउ इसमें कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन टू हेल्प स्टोर डेटा ऑफ द क्रॉप एंड इट्स प्रोड्यूस। ठीक है, स्टोरेज सप्लाई को ठीक करेगा, विल हेल्प इन बेटर क्वालिटी। पायलट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के साथ, वहां पे जो एप्पल का जो प्रोडक्शन होता है सेब का, उसके लिए है ना। मॉडल विल बी रेप्लिकेटेड फॉर ग्रेप्स, मैंगोज एंड अदर्स। तो ये अगर एग्रीकल्चर में आ रहा है तो इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर के लिए ई मार्केट करके गवर्नमेंट ने कोई एक पहले स्कीम निकाली थी, वो अभी भी है, जिसमें काफी किसानों को हेल्प होती भी है, नहीं भी होती है। अभी ब्लॉकचेन आ रहा है। नाउ अंडर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी IoT सेंसर, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ इंटरनेट, यस, थिंग्स ऑफ इंटरनेट सेंसर्स, उसमें IoT के सेंसर्स लगे होते हैं टू यूज जनरेट क्रॉप डेटा एंड इट्स स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोन क्रॉप्स टू फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, सप्लाई ऑफ प्रोसेस फूड टू द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एंड इट्स स्टोरेज। Through this, even consumers can back trace the supply chain to ensure quality products while buying. तो ठीक है, उसको इजी बनाने के लिए ऐसा हम लोगों ने करने के लिए सोचा है। और इंडिया रैंक सेकेंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, बट इट्स शेयर इन द ग्लोबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट इज जस्ट 1%। क्यों? क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग जो चीज है, जो हमारा GS1 का पार्ट है, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर GS1 GS3, फूड प्रोसेसिंग की वजह में जो हमारे इश्यूज हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। हमारा जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है उससे हमारा परसेंटेज गिर जा रहा है। सब्जियां जो फल है वो खराब हो जाते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। तो इस वजह से हमारा वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा परसेंटेज है कम है, जबकि प्रोडक्शन अच्छा खासा है, पर फिर भी हमारे जो इशू है प्रोसेस फूड, जैसे आप लिखा है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडिया एक्सपोर्टेड फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल्स वर्थ $1.5 बिलियन इन 21-22 और डेटा दिया हुआ है। तो जो हमारा फूड प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और प्रोसेशन है उसमें काफी दिक्कतों की वजह से ये होता है। तो ब्लॉकचेन से ये पायलट प्रोजेक्ट है, देखते हैं इससे क्या अच्छा फायदा होगा, पर गवर्नमेंट अगर कुछ इस विषय में सोच रही है तो उसके पीछे कोई बेसिस होगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकचेन समझ लिया। अच्छा, आज का इन्फोग्राफिक ये है, बजट 2023 का इन्फोग्राफिक मैंने लिया है जो टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे मिला। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने बात बोली है कि ग्रोथ ओरिएंटेशन और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट को लेकर के बजट आ सकता है, उसमें इन चीजों को ज्यादातर इन्हांस किया जाएगा।
और उन्होंने की सजेशंस भी इसमें लिए हैं, जिसको सॉरी इसको हाईलाइट किया है कि वो क्या क्या चीजें हैं जो हम आगे आने वाले बजट में इन्हांस कर सकते हैं, उस पर काम चल रहा है और बजट में अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपनी बजट के बेसिक्स जो होते हैं हमारे उसमें ऐड कर सकते हैं फॉर 2023। ये आज का इन्फोग्राफिक है। डिटेल में इसको समझाने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए, तो इस पे मैं अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि बजट आने ही वाला है, लेकिन फिर भी इस पे भी और आर्टिकल आएंगे, फिर हम और डिस्कस करेंगे। और आज का मैप, यस, युगांडा और अफगानिस्तान को मैप में देखेंगे तो युगांडा को हम देखते हैं अफ्रीका की एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जो यहाँ पे आप लोकेट कर रहे हैं वर्ल्ड मैप पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। worldatlas.com से मुझे मिला है, आप भी ले सकते हैं। उसके साथ अगर हम पास से देखें तो कॉन्गो और साउथ सूडान, केन्या, तंजानिया और रवांडा के बीच में घिरा हुआ देश है। इसकी इसकी जो कैपिटल है कंपाला है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लेक विक्टोरिया, उसके जस्ट ईस्ट में है ये, अगर आप ऐसे देखें तो। और आसपास कई सारी नदियां और लेक हैं। इस पे आपके प्री पे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं ऐसे ही। और मेंस के लिए तो ये नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, अगर जितना आप मैप देखोगे, मैप से कनेक्टेड रहोगे, उतनी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये आज का पहला मैप था। दूसरा मैप है हमारा अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान की जो कैपिटल काबुल, और पाकिस्तान इस तरफ, ईरान, तुर्कमेनिस्तान हमारा, तजिकिस्तान है। और इसमें यहाँ पे मिस कर दिए, यहाँ पे भी हमारा इंडिया भी इस तरफ है, लेकिन यहाँ पे जो आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान का एरिया है, ये आपका अफगानिस्तान आ गया, ये तजिकिस्तान आ गया, ये आपका उज्बेकिस्तान। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अफगानिस्तान के आसपास के देश कौन कौन से, तो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है। और हमारा क्या इसमें इंडिया टच करता है? जी नहीं, इंडिया टच नहीं करता। चाइना टच करता है, हाँ, इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा इस मैप में मुझे दिख रहा है हल्का सा, यहाँ पे देखिए हल्का सा चाइना भी टच हो रहा है, अगर ये मैप ठीक है तो। सो आप देखिए इसके साथ साथ हमारा, मैं इसको रफ करती हूँ, किर्गिस्तान नहीं ऐड होता है, तो ईरान टच करता है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना हल्का सा, अगर ये यहाँ पे सही है तो सही है मैप तो। अगर उसके बाद इंडिया नहीं है और किर्गिस्तान भी ऐड नहीं हो सकता, इवन कजाकिस्तान भी इसको टच नहीं करता है। यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है और ये लैंड लॉक है, बाकी अरेबियन सी इस तरफ पड़ता है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा दूसरा मैप। उसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और इसी जोश के साथ हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, मिलके पढ़ेंगे, मिलके समझेंगे। और मैं भी आपकी तरह लर्निंग फेज में हूँ, मैं हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझती हूँ आपकी तरह, तो इसीलिए मैं नई नई चीजें लाने की कोशिश करती हूँ। सो कीप सपोर्टिंग, मेरे चैनल को शेयर करिए ताकि मेरे चैनल पे और सब्सक्राइबर जुड़ सके। इसलिए नहीं कि इससे मुझे अर्निंग होगी, इसलिए कि ये सब्सक्राइबर का जो सपोर्ट होता है, ये इस बात की का प्रूफ है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है।